हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज ये हमारी क्लास नंबर 14 का पार्ट सेकंड है, डू पॉइंट एनालिसिस। दिस क्लास ऑफ द एएमआरएस अकाउंटेंट वी विल डिस्कस अबाउट डू पॉइंट एनालिसिस। जो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने शेयर होल्डर रेशियोज कर लिए थे। उसके बाद मैंने बोला था एक सेपरेट वीडियो बना के मैं डू पॉइंट एनालिसिस को आपको समझाऊंगा। देखिए, हमको क्या है ना, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। और रेशियोज में क्या होता है, रेशियोज में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, सेवरल फॉर्मूलाज होते हैं। और अगर आप रटने लगेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे और कभी डिनोमिनेटर ऊपर नीचे न्यूमरेटर करते जाएंगे, है ना। ऊपर वाली चीज़ नीचे, नीचे वाली चीज़ ऊपर, परसेंटेज में निकालना है, टाइम्स में निकाल देंगे। तो आपको क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि रेशो का पर्पस क्या है, उस रेशो से हमको क्या रिजल्ट निकलेगा और ये हम क्यों निकालते हैं। और मैंने हर फॉर्मूला के साथ लगभग लगभग 90% केसेस में तो ये चीज़ बताई है कि आप ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं, इससे क्या निकलता है, क्या पर्पस है। तो वो पर्पस आप हमेशा दिमाग में रखिए और आप फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपना डू पॉइंट एनालिसिस नीचे। ठीक है, देखिए, डू पॉइंट एनालिसिस जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये आपका है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, शेयर होल्डर्स। तो आप शेयर होल्डर को कितनी रिटर्न कमा के देते हो, वही आपकी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना आपको पता होगा। अब जो डू पॉइंट है ना, डू पॉइंट, तो डू पॉइंट एनालिसिस को डू पॉइंट ही क्यों कहते हैं, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, एक डू पॉइंट कॉरपोरेशन है, डू पॉइंट कॉरपोरेशन। ठीक है, उसका एक एम्प्लॉय था, बड़ा आपके जैसे ही मेहनती ईमानदार एम्प्लॉय था। ठीक, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, ठीक, ब्राउन करके कोई तो भी था, मिस्टर ब्राउन। ठीक है, इन्होंने 1914 में एनालिसिस करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक, और वो फॉर्मूला क्या एनालिसिस करता था, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी की रिटर्न को एनालाइज करता था। इसी फॉर्मूला को बाद में डू पॉइंट कॉरपोरेशन ने प्रेजेंट किया था, ठीक है, वर्ल्ड के सामने। और ये क्या कहलाया, डू पॉइंट एनालिसिस। क्योंकि ये फॉर्मूला बड़ा रियलिस्टिक है और फॉर्मूला के बेस पे आप एनालाइज कर सकते हो कि किस वजह से हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी या तो ऊपर गई है, ठीक है, या फिर नीचे आई है। ओके, तो ये हम एनालाइज फॉर्मूला के बेस पे कर सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के चलना है। इतने सारे फॉर्मूला आप नहीं याद कर सकते, इतने नहीं रट पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो क्या चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी नेट इनकम अपॉन एवरेज इक्विटी, ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। टोटल मेरी इक्विटी है, इस इक्विटी पे जैसे 1 लाख रुपए है, ये मेरी इक्विटी है, और 10,000 मेरी नेट इनकम। तो 10% ये मेरी क्या हो गई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये तो आपका डायरेक्ट निकल गया। डू पॉइंट एनालिसिस पे आपका निकलेगा तो 10%, है ना। डू पॉइंट एनालिसिस जो है उससे आपका 10% ही निकलेगा, बट 3 फैक्टर उसमें आ जाएंगे। देखिए, उस साहब ने क्या है, पहला फैक्टर क्या बताया आपका, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट एबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी में साहब ने बताया कि आप क्या करिए, आप करिए नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा, रेवेन्यू को मैं नेट सेल्स भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। फिर उसने बोला अब आप क्या करिए, असेट टर्नओवर रेशियो निकालिए। देखिए, असेट टर्नओवर रेशियो निकालने का तरीका क्या है, आपका रेवेन्यू वो हमेशा ज़्यादा होगा असेट से, तो रेवेन्यू अपॉन असेट। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया असेट्स टर्नओवर रेशियो। फिर साहब ने बोला कि अब आप क्या करिए, आप फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जो आपके असेट्स हैं, टोटल असेट्स की बात चल रही है, डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, डिवाइड बाय नेटवर्थ। अच्छा, नेटवर्थ को अगर मैं इक्विटी लिख दूं तो कोई गुनाह है, कोई क्राइम करूंगा मैं। मैंने आपको क्या बताया कि नेटवर्थ क्या होती है, लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं आपको यहाँ वापिस बता रहा हूँ। नेटवर्थ होती है आपकी टोटल असेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, यानी टोटल असेट्स माइनस आपकी टोटल लायबिलिटी वुड बी योर नेटवर्थ। ये आपकी नेटवर्थ हो गई। तो नेटवर्थ जो है उसको इक्विटी भी तो बोल सकते हैं कि इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिटेन अर्निंग रिजर्व सरप्लस। तो यहाँ मैं नेटवर्थ लिख दूँ या इक्विटी लिख दूँ, एक ही तो बात है। करेक्ट कह रहा हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने इसलिए नीचे नेटवर्थ लिखा है क्योंकि ये लिवरेज के हिसाब से है। ठीक, अच्छा, अब एक बात बताइए मेरे को, आप सोच के बताइएगा ये बात। ये जो है, ये
फाइनेंशियल लिवरेज की बात है। तो बेसिकली ये क्या बताता है, ये जो चीज़ है फाइनेंशियल लिवरेज यहाँ पे, ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपकी टोटल असेट है 100 रुपये, उसमें से आपने इक्विटी कितनी यूज कर रखी है। ठीक है, इक्विटी या डेट दो ही चीज़ों को कंबाइन करके आपकी टोटल असेट बन रही होगी, तो इसका एक रेशियो होता है। अब अगर इस डेरिवेशन को आप ठीक से समझेंगे तो देखिए, आपका रेवेन्यू या नेट सेल जो है, रेवेन्यू से आपका रेवेन्यू कट गया, असेट से आपकी असेट कट गई, तो लास्ट में क्या बचा आपका, नेट इनकम अपॉन इक्विटी। आपकी क्या बची, नेट इनकम अपॉन इक्विटी, यही तो बची। और यहाँ जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपको, डू पॉइंट एनालिसिस, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये देखिए, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था आपको, नेट इनकम अपॉन एवरेज इक्विटी, यही बताया था। और यहाँ फॉर्मूला देखिए, नेट इनकम अपॉन इक्विटी, तो ये कैसे आया, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है हमारा। ठीक, उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बाद में ये हमारा क्या है, ये हमारा असेट टर्नओवर रेशियो है, और ये हमारा फाइनेंशियल लिवरेज है। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक, असेट असेट से कैंसिल आउट हो गए, अल्टीमेटली नेट इनकम अपॉन नेटवर्थ या इक्विटी, नेट इनकम अपॉन इक्विटी, यही बचेगा लास्ट में। तो मैंने क्या बोला था, आंसर आपका 10% ही आएगा, लेकिन लाने का तरीका अलग है। अच्छा, अब आप बोलेंगे जब लाना ही 10% है, आप बोलेंगे ना लाना ही 10% है, तो नेट इनकम अपॉन इक्विटी डायरेक्ट ही कर लो ना सर, हमको इतना घुमा क्यों रहे हो। ये घुमा नहीं रहा हूँ मैं, ये जो साहब है हमारे मिस्टर ब्राउन है ना, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, कुछ सोच समझ के इन्वेंट किया होगा, हम लोगों में शायद इतना दिमाग नहीं है, मुझ में भी इतना दिमाग नहीं है, लेकिन इन्होंने सोच समझ के इन्वेंट किया था। देखिए, आपका क्या होगा कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगी ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो मान के चलिए 10% है फॉर द ईयर 2023। ठीक, फिर 2024 में हो सकता है ये 12% हो जाए, बढ़ जाए, या फिर ये 8% हो जाए, कम हो जाए। भाई या तो ये बढ़ सकती है या ये कम हो सकती है, तो हमें रीज़न पता होना चाहिए ना, हमें इसकी रीजनिंग पता होनी चाहिए कि ये क्यों बढ़ रही है और क्यों गिर रही है। तो देखिए, बढ़ने और गिरने के पीछे अगर आप एक ही फॉर्मूला पकड़ेंगे, अगर नेट इनकम अपॉन इक्विटी एक ही फॉर्मूला पकड़ेंगे, तो आप बोलेंगे यार तो हमने इनकम कम कमाई है या हमारी इक्विटी बढ़ गई है। तो इसी वजह से ये हमारा इक्विटी पे जो रेट है वो नीचे आ गई है, और बढ़ गई है, तो आप बोलेंगे कि या तो हमने नेट इनकम बढ़ा दी है या हमारी इक्विटी जो है वो कम हो गई है, ये दो ही बात बोलेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना, हमारी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमारी असेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक, हमारी सेल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, हमारे लिवरेज के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि 2023 में हमारा, देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मान के चलिए 2023 है, 2023 में आपकी यहाँ पे नेट इनकम है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं NI, ठीक है, अपॉन सेल्स। तो इसका कोई फिगर होगा, मान के चलिए इसका फिगर है आपका, नेट इनकम है आपकी 100 रुपये, सेल्स है 1000 रुपये, फिर आपका असेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन टोटल असेट, ये एवरेज भी यूज़ करते हैं अगर एवरेज दी हो, ये याद रखिएगा। तो आपकी जो सेल्स है वो तो वही 1000 रुपये, और टोटल असेट मान के चलिए आपकी कितनी है, आपकी टोटल असेट या तो 5000 रुपये हो सकती है या 500 रुपये भी हो सकती है। यहाँ के लिए एक बार के लिए हम 500 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में टोटल असेट्स अपॉन क्या करेंगे, इक्विटी या नेटवर्थ। ठीक है, तो ये आपकी मानी टोटल असेट, ये तो 500 ही होगी, और इक्विटी मान के चलिए आपकी कितनी हो सकती है, 300, ऐसा कहना ठीक है। तो ये हो सकती है। फिर 2000 आएगा 24, 2024 में भी क्या होगा, आपकी नेट इनकम अपॉन सेल है। अब नेट इनकम अपॉन आपकी सेल जो है ना, तो इनकम आपकी चेंज नहीं हुई, सेल जो थी ना वो 1200 हो गई, सेल जो थी आपकी 1200 हो गई। ठीक है, टोटल असेट जो थी ना आपकी 1000 हो गई, इंटू 1000 अपॉन इक्विटी जो थी ना वो आपकी सेम ही रह गई। तो अब हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक तो डिफरेंस यहाँ पे आया है और एक डिफरेंस यहाँ पे आया है। तो हमारी जो असेट है उसमें डिफरेंस आया है, हमारी सेल में डिफरेंस आया है। तो डू पॉइंट एनालिसिस जो है, डू पॉइंट एनालिसिस, इसकी हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं कि जो हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये हमारी 3 फैक्टर पे निर्भर करती है ना, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे निर्भर करती है, ठीक, हमारी असेट्स पे निर्भर करती है, और हमारी फाइनेंशियल लिवरेज पे निर्भर करती है। तो यहाँ किस फैक्टर में बदलाव हुआ है, किस फैक्टर में चेंज हुआ है, जिस वजह से हमारा क्या हो गया है, अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इक्विटी
या तो बढ़ गया है या कम हो गया है। ठीक है, तो अब आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अल्टीमेटली तो बात ये है ना कि पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, डू पॉइंट एनालिसिस में या तो आपको क्या कर देगा, या तो आपको डायरेक्ट सब दे देगा, है ना, आपको क्या दे देगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन दे देगा। ठीक है, इनटू मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे गुणा क्या करते हैं हम, असेट्स टर्नओवर रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे देगा लास्ट में, ये जो लास्ट में कराया था ना टोटल असेट अपॉन इक्विटी, तो यहाँ पे आपको दे देगा फाइनेंशियल लीवरेज। ये हो गया आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आपको ये तीनों फिगर दे देगा और आपको बोलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी बताओ। वो ये नहीं बोलेगा कि डू पॉइंट एनालिसिस के हिसाब से बताना है, वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर आरओई बताओ, ये तीनों फैक्टर आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है ना, 15/100, ठीक, इंटू असेट्स का कोई भी चीज़ दे दी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहला प्रॉफिटेबिलिटी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए इनकम ऊपर आएगी, नेट इनकम, ठीक, सेल्स नीचे आएगी, इतना आपको पता है। असेट्स टर्नओवर में क्योंकि हमको कैंसिल आउट करना है, ये और ये कट जाएगा, तो ये कटेगा कब, जब ये सेल्स हमारी ऊपर आएगी, और नीचे क्या होगी, टोटल असेट। अब ये टोटल असेट हमारी काटनी है, तो यहाँ टोटल असेट आएगी और नीचे में हमारी क्या आ जाएगी, इक्विटी। इक्विटी कटेगी नहीं, नेट इनकम अपॉन इक्विटी हमारी हो जाएगी। तो टोटल असेट से टोटल असेट कट गई। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला टोटल असेट अपॉन इक्विटी ऐसे बना दिया हमने। तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, इसके साथ ही मैं 2-3 पॉइंट लिखा देता हूँ, चाहे आप लिख लो। यहाँ मैंने जो फाइनेंशियल लीवरेज आपको बताया है ना, ये फाइनेंशियल लीवरेज, ये मैंने क्या बोला कि आपकी टोटल असेट है, उस टोटल असेट में आपने इक्विटी कितना परसेंट आपने यूज कर रखी है, यही बात है। तो हमारी जो असेट है या फिर हमारे फंड्स हैं, ठीक है, फंड्स के जो हमारे सोर्स हैं, दो चीज़ें हो सकती है। सोर्सिंग या तो इक्विटी से हो सकती है या डेट से हो सकती है, या तो आप लोन ले सकते हो या अपनी इक्विटी अपना पैसा लगा सकते हो। तो जो कॉस्ट होती है ना आपकी, तो इक्विटी की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, और डेट की कॉस्ट जो होती है लो होती है। कैसे, जो डेट होता है उसमें मान के चलिए आपको 8% 10% का इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, मान के चलिए आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। उसके बाद में आपको उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है ना, टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो आपको ये 7% ही पड़ती है फाइनल। इक्विटी की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है। काफ़ी बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो वहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका, डेट। व्हाट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस विच वुड बी द डेट। और अगर आपसे महंगा सोर्स पूछ ले, है ना, सबसे ज़्यादा डियरेस्ट फॉर्म पूछ ले, तो वो क्या होगी आपकी इक्विटी। ठीक, जब बिजनेस शुरू होता है ना, इनिशियल फेज जो होता है ना आपका, इनिशियल फेज में क्या होता है, आपकी जो इक्विटी होती है वो हाई रहती है, इक्विटी हाई रहती है और डेट लो रहता है। ठीक, उसके बाद में जब पोस्ट फेज आता है ना, यानी कि जब कंपनी एस्टेब्लिश कर जाती है और बड़ी कंपनी बन जाती है, तो वो क्या करती है, वो इक्विटी को कर देती है कम और डेट को कर देती है ज़्यादा। ऐसा ही करती है, वो अपनी जो इक्विटी होती है उसको बेच देती है या फिर उसको लिक्विडेट कर देती है और डेट यूज़ करती है। तो आपने देखा होगा आईपीओज आते हैं, आईपीओज आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे प्रमोटर महाशय होते हैं, वो प्रमोटर महाशय क्या करते हैं, अपना स्टेक को सेल कर देते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, अपनी इक्विटी को किसी दूसरे को दे देते हैं। तो मतलब दूसरे का पैसा यूज़ करेंगे खुद के बिजनेस के लिए। ठीक, अल्टीमेटली वो आपको शेयर होल्डर बोलते हैं कि आप मालिक हो उनके, लेकिन आप उनके मालिक एक्चुअली थोड़ी होते हो, चलाने वाले तो प्रमोटर्स ही होते हैं। तो आईपीओ में भी तो बेसिकली यही हो रहा है कि जब न्यू कंपनी थी, न्यू कंपनी में तो प्रमोटर लोग हो गए, तो ये पी जो प्रमोटर है इन्होंने अपना पैसा लगाया, फिर ये कंपनी बड़ी हो गई तो अपना आईपीओ लेके आएगी। जब आईपीओ लेके आती है तो ये क्या करेगी, या पब्लिक से पब्लिक से फंड्स मांग लेती है, पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर देती है, तो ये अपना स्टेक बेच देते हैं। तो शुरू में क्या है, इक्विटी ज़्यादा रही है, डेट कम रहा। ठीक है, और बाद में क्या हुआ आपका, पोस्ट जो इनिशियल फेज है यानी कि आईपीओ के बाद वाली फेज है, उसमें इक्विटी कम कर देंगे और डेट बढ़ा देंगे। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये तो था हमारा डू पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, अब रेशियो में हमारा क्या बच गया, एक रेशियो में हमारे बच गए एक्टिविटी रेशियोज। ठीक है, एक्टिविटी रेशियोज अभी हमारे बच गए। एक्टिविटी रेशियोज के लिए हमको क्या है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। जब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे ना, उसी के बाद में एक्टिविटी रेशियोज हम कर पाएंगे। अभी कराने से मतलब नहीं है, आप रटेंगे। और मैं हमेशा से आपको एक चीज़ एडवोकेट करता हूँ कि कभी भी रटना नहीं है, खासकर रेशियोज तो बिल्कुल नहीं रटने। इतने सारे रेशियोज हैं ये भगवान की, मतलब मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो कॉन्सेप्ट अगर याद करके रखेंगे, कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे ना, तो हमेशा रेशियोज हमेशा
सही तरह से ऊपर और नीचे आप लिख पाएंगे। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, ऊपर की चीज़ नीचे लिख देते हैं, नीचे की ऊपर लिख देते हैं, प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग इनकम लिख देते हैं, ऑपरेटिंग इनकम की जगह ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं, ये सब गलतियाँ होती है। तो हम क्या है, पहले वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यूज़ किस तरह से होती है वर्किंग कैपिटल, है ना, कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है। जब ये सारी बातें हो जाएगी ना, उसके बाद तो रेशो कुछ भी नहीं है, रेशोज तो आप खुद निकालेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, एक्टिविटी रेशोज ही हम करा दें। और फिर जब ये एक्टिविटी रेशोज हो जाएंगे, तो उससे पहले वर्किंग कैपिटल में कराऊंगा, फिर एक्टिविटी रेशोज कराऊंगा, उसके बाद में हमारा लगभग फाइनेंस का पार्ट खत्म हो जाएगा। कोस्ट का थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा, 2-4 क्लासें कोस्ट की रहेगी। फिर हमारी जो है इनकम टैक्स जीएसटी, मतलब इसके बाद क्या है हमारी इनकम टैक्स जीएसटी, ठीक है, ये सारी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया। ओके, बाय।